हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथ ही आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी टेट 2024 वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम करेंगे 10 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है। 10 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इस पेपर से पता चलेगा कि एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से टॉपिकों को कवर किया गया है। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारक है। प्रश्न में पूछ रहा है, जो बैगन होता है ना, जो बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारक क्या है? क्या विषाणु है, जीवाणु है, फफूंद है और फाइटोप्लाज्मा है? क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? आप भी बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फफूंद। क्या हो जाएगा? फफूंद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम इसके संबंधित और भी रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो नींबू में साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? साइट्रस कैंकर। नींबू में कौन सा रोग होता है? तो साइट्रस कैंकर रोग होता है। ये किससे होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। गन्ना है, गन्ने में कौन सा होता है? लाल सड़न रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो लाल सड़न रोग हो जाता है। आलू है, आलू में होता है अल्टरनेरिया। कौन सा होता है? अल्टरनेरिया, जिसे अर्ली ब्लाइट्स क्या बोलते हैं? अर्ली ब्लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। भिंडी में कौन सा रोग होता है? इसे बोलते हैं पीली सिरा। क्या बोलता है? पीला सिरा। ठीक है, पीला सिरा रोग होता है, जो वायरस से होता है। किससे होता है? तो वायरस से होने वाला रोग है। इस वायरस का नाम क्या है? तो मोजेक वायरस से होने वाला रोग है। देखो, बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारक क्या है? फफूंद है। क्या है? फफूंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नींबू की बात करते हैं। यदि नींबू का पूछा जाता है तो नींबू किससे होता है? साइट्रस कैंकर रोग का नाम क्या है? साइट्रस कैंकर, जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है। याद रखेंगे अच्छे से। गन्ना में कौन सा रोग होता है? लाल सड़न रोग हो जाता है। ठीक है। आलू में होता है अल्टरनेरिया। इसको भी याद रख लेंगे आप अच्छे से। ठीक है, जिसे अर्ली ब्लाइंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और भिंडी में बोलते हैं पीला सिरा। तो पीला सिरा किसके कारण होता है? तो वायरस मोजेक के कारण होने वाला रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 62। भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? तो भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है, बताइएगा। ऑप्शन ए है कुपोषण की समस्या हो जाती है। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है भूखमरी। क्या भूखमरी होती है? क्या? ऑप्शन सी है खारापन। ऑप्शन डी है अम्लता। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो, भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कुपोषण। याद रखेंगे, कौन सी समस्या आती है? कुपोषण की। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को विनियमित नियंत्रित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का कौन सा पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश है। क्या? मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। देखो, प्लास्टिक के निर्माण की बात कर रहा है तो कहाँ पहुंचेंगे हम? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 64। प्रदूषक के आधार पर, किसके आधार पर? प्रदूषक के आधार पर जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं, वे क्या हैं? प्रश्न में पूछ रहा है, प्रदूषक के आधार पर जल प्रदूषक के दो स्रोत हैं, वे क्या क्या है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत हैं। क्या? ऑप्शन बी है स्थायी स्रोत और अस्थायी स्रोत हैं। ग्रामीण स्रोत और शहरी स्रोत हैं। ऑप्शन डी है बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। देखो, बिंदु स्रोत किसे कहते हैं? बिंदु स्रोत वह प्रदूषण होता है जो किसी एक, जैसे मान लो एकल पाइपलाइन से पानी आ रहा है, किसी एकल पाइपलाइन से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है,
या जिस चैनल से पानी चल रहा है, या किसी खाई में क्या है, पानी है, या कारखाना, क्या है, कारखाना, 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 या धुआंधार, धुआंधार स्थान जहाँ से क्या है, पानी आ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, बिंदु स्रोत। ये बिंदु स्रोत हैं। कौन से स्रोत है, बिंदु। जैसे एकल पाइपलाइन या चैनल, खाई, कारखाना या धुआंधार स्थान से पानी का स्रोत, पानी का स्रोत, जिसे क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत बोलते हैं। अब गैर बिंदु स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो गैर बिंदु स्रोत कौन से होते हैं हमारे, देखो गैर बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत होते हैं जैसे जैसे तेल का रिसाव हो रहा है, पानी में मिल जा रहा है, पालतू पशुओं द्वारा, पालतू पशुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का क्या है, जल में मिल जाना। जैसे कीटनाशक का क्या में मिल जाना, जल में मिल जाना। उर्वरक या सड़क पर पड़ा नमक, किस पे पड़ा नमक, सड़क पर पड़ा नमक, याद रखेंगे, सड़क पर पड़ा नमक। या धातु, कोई भी धातु जो पड़ी रहती है, उसका क्या है, रास्ते में पड़ा कूड़ा, रास्ते में पड़ा कूड़ा। इन सभी को क्या करते हैं, बिंदु स्रोत। ये क्या है, बारिश के पानी में मिल जाते हैं। किसके पानी मिल जाते हैं, बारिश के पानी में और मिल जाते हैं। और किस में मिल जाते हैं, जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गैर बिंदु स्रोत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो गैर बिंदु स्रोत के रूप में जाना जाता है। याद रख लेंगे अच्छे से। इसे किसके रूप में जानते हैं, गैर बिंदु स्रोत। जैसे तेल का रिसाव है, पालतू पशुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का मिल जाना, कीटनाशक है, उर्वरक, धातु, सड़क पर पड़े नमक या अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जल में, बरसात के जल में मिल जाना, क्या कहलाता है, गैर बिंदु स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, और बिंदु स्रोत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये प्रदूषण के कितने हैं, 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत हैं, 2। प्रदूषण के आधार पर जल प्रदूषण के कितने स्रोत हैं, 2। कौन कौन से, बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। अधिकांश भारतीय प्रायद्वीप कोपेन की प्रणाली के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा। देखो, अधिकांश भारतीय प्रायद्वीप कोपेन की प्रणाली के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा। तो आपको इस तरह नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए एफ है, क्या अप है। ऑप्शन बी है, बी एस एच है, क्या। ऑप्शन सी है, ए एम है, क्या। ऑप्शन डी है, सॉरी, सी एफ बी है, क्या। और ऑप्शन डी है, ए एम। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन डी है, ए एम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, कोपेन होता क्या है, कोपेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो हम बात करेंगे। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के लिए प्रयोग किए जाना सबसे अधिक प्रायोगिक मौसमी वर्गीकरण है। कोपेन क्या है, जो जलवायु होती है हमारी, जलवायु के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या है, एक सबसे अधिक प्रायोगनीय मौसम वर्गीकरण है। क्या है, मौसम वर्गीकरण। जो मौसम का वर्गीकरण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोपेन बोलते हैं, मौसम वर्गीकरण है। ठीक है, याद रखेंगे। कोपेन क्या है, कोपेन क्या है, जलवायु के लिए प्रयोग किए जाने वाला, जलवायु के लिए प्रयोग किए जाने वाला, ठीक है, अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है। अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है, मौसम वर्गीकरण है, जिसे क्या बोलते हैं, कोपेन बोलते हैं। अब भारत की जलवायु के बारे में जान लेते हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का पहले राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी कौन सा? AM, जो भारत की जलवायु को दर्शाता है। भारत किसकी जलवायु? भारत की जलवायु कौन दर्शाता है? जिसे AM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AM, ठीक है, याद रखेंगे मैं आपको एक पिक दिखाता हूं, उसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो इस पिक्चर में आप देखोगे जो भारत है, ये रहा हमारा क्या है? भारत। एक सेकंड, ये हमारा क्या है? ये भारत है, ठीक है। ये वाला कलर दिख रहा है ना आपको? ये कलर देखो, तो ये वाला कलर कहाँ दिया है? ये दिया है, जिसे क्या बोलते हैं? AM। क्या बोलते हैं? AM, जो कि भारत की क्या दर्शाता है? भारत की जलवायु को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? जलवायु यानी मौसम के बारे में बता रहा है, ठीक है। याद रखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? AM बोलते हैं, ठीक है। ये वाला कलर है ना, ध्यान से देखो, ये वाला कलर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखो ये सब अलग अलग देशों की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ क्या किया गया है? अलग अलग देशों की जलवायु का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। देखो ये वाला कलर अलग है, यहाँ पे अलग कलर दिया गया है, ये अलग कलर दिया गया है, तो ये अलग कलर दिया गया है। तो इसी तरह भारत की जो जलवायु है उसे किस कलर से दर्शाया गया है? इस वाले कलर से दर्शाया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? AM। क्या बोलते हैं? ये देखो, ध्यान से देखो, ये लिखा है AM। क्या लिखा है? AM। तो AM राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 66, घास के मैदान जो पश्चिमी घाट नीलगिरी अन्नामलाई पर्वतमाला पर 16 वनों के साथ पहाड़ियों पर पेच से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? 16 घास के मैदान कहलाते हैं, तराई घास के मैदान कहलाते हैं, साल घास के मैदान कहलाते हैं, इमारती लकड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 घास मैदान। क्या बोलते हैं? 16 घास मैदान कहते हैं किस किस को? जो पश्चिमी घाट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमाला है, जिसे क्या कहते हैं? 16 घास मैदान कहते हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट, याद रखेंगे, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमाला के साथ साथ पहाड़ियों पर जो बीच बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? 16 घास के मैदान बोलते हैं। क्या कहते हैं? 16 घास के मैदान कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक रूप में वर्गीकृत किया है? तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। निम्न में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक रूप में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए है दुर्खिम ने किया है, लुंडबर्ग ने किया है, मैकाइवर ने किया है, जिन्सबर्ग ने किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? तो मैकईवर ने किया है। याद रखेंगे, मैकाइवर ने परिवार को क्या किया है? आवश्यक और गैर आवश्यक 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है। काफी अच्छा प्रश्न आ गया फिर से। कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है, कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन यू। क्या विटामिन यू है? विटामिन B17 है, विटामिन C15 है और विटामिन ए है। कौन सा हो जाएगा? विटामिन यू, विटामिन यू हो जाएगा, विटामिन 17 हो जाएगा, विटामिन 15 हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B17। कौन सा हो जाएगा? विटामिन C17। देखो कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन कौन सा है? C17। इसे क्या बोलते हैं? लेट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्राइल। क्या बोलते हैं? लेट्राइल। याद रखेंगे, लेट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्राइल कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है डी। किसका? विटामिन 17 का वैज्ञानिक नाम क्या है? डी मेंडेलोना। याद रखेंगे, मेंडेलोना इट्राइल बीडी ग्लूकोसिडो अभी पूरा नहीं हुआ है, 6
बीडी, फिर से बीडी, बीडी ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। देखो डी मेंडेलोना, ठीक है, याद रखेंगे, डी मेंडेलोना इट्राइल बीडी ग्लूकोसिडो 6 बीडी ग्लूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। इसका क्या है, रासायनिक वैज्ञानिक नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है। कौन सा नाम है, तो वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम पूछता है तो डी मेंडेलोना इट्राइल्स बीडी ग्लूकोसिडो 6 बीडी ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, B17। कौन सा हो जाएगा, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन कौन सा है, तो B17 है। कौन सा है, B17, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। देखो विटामिन यू की भी बात करना थोड़ी सी, तो विटामिन यू क्या है, तो विटामिन यू के बारे में भी जान लेते हैं। विटामिन यू, इसे क्या बोलते हैं, एस मिथाइल मेथिल, क्या बोलते हैं, एस मिथाइल मेथिल योनिन, क्या बोलते हैं, योनिन, ठीक है, इसका ये नाम है, क्या नाम है इसका, एस मिथाइल योनिन सल्फोनिया क्लोराइड, योनिन सल्फोनिया, सल्फोनिया क्लोराइड, याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, एस मिथाइल मेथिल योनिन सल्फोनिया क्लोराइड, याद रखेंगे, मिथाइल मेथिल योनिन सल्फोनिया क्लोराइड, इसे क्या है, विटामिन यू का क्या है, रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसका किसका रासायनिक नाम है, ये विटामिन यू का रासायनिक नाम है, रासायनिक, ठीक है। चलते आगे। विटामिन ए के बारे में सब जानते हैं, विटामिन ए क्या है, ठीक है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। चलते आगे। इसके अंदर क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। किसमें, विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए में बीटा कैरोटीन, कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो विटामिन ए में कौन सा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, विटामिन 15 के बारे में भी जाने क्या। देखो विटामिन 15 क्या होता है, विटामिन 15 इसको भी जान लेते हैं। विटामिन 15 इसका नाम क्या है, विटामिन 15 का रासायनिक नाम क्या है। देखो पेंगामिक एसिड है, इसे क्या बोलते हैं, पेंगामिक एसिड। आप एक कॉपी पेन लेके इन्हें नोट कर लो, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। नोट जरूर करना है कॉपी में। पेंगामिक एसिड विटामिन 15, इसका नाम क्या है, पेंगामिक एसिड, याद रखेंगे, पेंगामिक एसिड, रासायनिक नाम क्या है, पेंगामिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जानी जाती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जानी जाती है, किससे जानी जाती है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया कैसे जानी जाती है। तो ऑप्शन ए है फर्मेंटेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, फर्मेंटेशन। ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है आसवन, ऑप्शन डी है स्टायरलोजेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया जानी जाती है, तो क्या है, फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं, खमीरीकरण, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 70। निम्न में से कौन सा तरीका कच्चे मांस को डीफ्रॉस्ट करने का सुरक्षित तरीका नहीं है। मतलब मांस को हमें क्या करना है, रखना है, तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर नहीं है। फ्रिज में, तो फ्रिज में तो रख सकते हैं, काउंटर में, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, माइक्रोवेव में, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या है, कच्चा मांस है, क्या है, कच्चा मांस है, जिसे क्या करना है, सुरक्षित रखना है, तो कौन सा तरीका गलत है, तो काउंटर में, जैसे हम काउंटर के अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मांस खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71।
इसरो द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव मिशन कौन सा है? किसके द्वारा? इसरो द्वारा। तो जल्दी से बताइएगा इसरो द्वारा कौन सा है? ऑप्शन ए है गगनयान है, ऑप्शन बी है मंगलग्राही है, शुक्र है, अंतरिक्ष है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंगलयान। कौन सा है? मंगलयान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, निम्न में से किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर 4 से 10 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी है नवंबर 6 से 12 तक, दिसंबर 12 से 18 तक, डी है 1 से 7 जनवरी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है हमारा 4 से 10 अक्टूबर। याद रखेंगे 4 से 10 अक्टूबर, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह क्या कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार हैं? पूर्णिमा को जो चांद निकलता है उसके प्रकार क्या है? किस तरह का चांद दिखाई देता है? उसे हम क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून, हार्वेस्ट मून, क्या ये बोलते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है हाफ मून, लूलर मून, ब्लू मून, हार्वेस्ट मून, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है सुपर मून, ब्लड मून, पिंक मून, कॉप मून। कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। हाफ मून, ऑप्शन डी है सुपर मून, पिंक मून और लूलर मून, लूनर मून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? चांद के प्रकार क्या है? सुपर मून है। कौन सा है? सुपर मून है, ये चांद का प्रकार है। ब्लड मून है, याद रखेंगे, ब्लू मून है, ब्लू मून है और हार्वेस्ट मून है। कौन सा है? हार्वेस्ट मून है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सुपर मून है, ब्लड मून है, ब्लू मून है, हार्वेस्ट मून है। ये क्या है? चंद्रमा के पूर्णिमा के चांद के प्रकार में। कौन सी प्रकार है? तो पूर्णिमा के चांद के प्रकार है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो जल्दी से बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। तो 1968 में। कब किया था? 1968 में, 1958 में, 1951 में, 1960 में। कब किया था? जल्दी से बताइएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1958 में। कब किया था? 1958 में किया था। 1 फरवरी 1958 में किया था, ठीक है। याद रखेंगे, पहला मानव निर्मित उपग्रह था जिसे लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? तो एक्सप्लोर 1 से लॉन्च किया गया था, मानव निर्मित, ठीक है। प्रथम मानव निर्मित था, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लोर 1, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्सप्लोर 1, जो लॉन्च किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये किया था 1958 में, 1 फरवरी 1958 को, जो प्रथम मानव निर्मित था, जिसे एक्सप्लोर 1 नाम दिया गया, ठीक है। याद रख लेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये सारी चीज़ें आपको यदि जानना है तो इसके लिए आप अलग से जो मैंने क्लास ले रखी है स्पेस साइंस की, उसमें आपको जाकर देख लेना है, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत द्वारा पहला कौन सा था? तो भारत का पहला था आर्यभट्ट। कौन सा था? भारत का कौन सा था? भारत द्वारा पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। याद रखेंगे, भारत का कौन सा था? आर्यभट्ट था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्न में से कौन सी मिट्टी जलवायु सामग्री की अपक्षय से बनती है? क्या किससे बनती है? अपक्षय से बनती है। जेली सॉल्ट्स, हिस्टोसॉल्ट्स, एडिसॉल्ट्स और स्पोडोसॉल्ट्स। तो मिट्टी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? मिट्टी और जलवायु ज्वालामुखी, सॉरी, निम्न में तो कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से बनती है?
जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे बनती है, उस मिट्टी के बारे में पूछा है, जिसे बोलते हैं एडी सॉल्ट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस सेट से एग्जाम के जो पेपर हैं, इन प्रश्न पत्रों से आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ हमें से टॉपिकों को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से हमें क्या करना है, टॉपिकों को पढ़ना है। तो आपको इस तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हमें अपनी तैयारी में कहाँ कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह के आपको एक भी सेटों को मिस नहीं करना है, सारे सेटों को अच्छे से एक एक करके देख लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाए गए हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको जिससे यही पता चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको स्वयं भी अनुभव होगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पर्यावरण को अच्छे से कवर करते हुए हमें अध्ययन करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 76। निम्न में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो देखो, मिट्टी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मिट्टी के बारे में भी हमें जानना है। तो ऑप्शन ए है खारी मिट्टी है क्या, ऑप्शन बी है रेगिस्तानी मिट्टी है क्या, काली मिट्टी है क्या, या जलोढ़ मिट्टी है क्या। तो किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? तो खारी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। किसकी? खारी मिट्टी होती है जो, ठीक है, खारी मिट्टी में नमक की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? तो कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? तो नदी है, महासागर है, समुद्र है, फूल है। तो सबसे स्वच्छ जल संसाधन कौन सा है? नदी है। क्या नदी का जो जल होता है सबसे कैसा होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभी बात आती है सबसे प्रदूषित नदी की, पूछ ले अभी सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी? यमुना है। ठीक है, याद रखेंगे यमुना। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यदि शहर की बात करता है तो दिल्ली हो जाता है। कौन सा होता है? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? भोजताल है क्या? ऑप्शन ए बी है, ऑप्शन बी जयसमंद झील है, ऑप्शन सी है हीराकुंड झील है, ऑप्शन डी है दल झील है। तो निम्नलिखित मानव निर्मित झील नहीं पूछा है, सॉरी नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? दल झील। कौन सी है? तो दल झील। दल झील कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमाचल में कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। यह 55 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर है? 55 किलोमीटर। याद रखेंगे कितने किलोमीटर लंबी है? 55 किलोमीटर, याद रख लेना। ठीक है, हीराकुंड ये कहाँ पाई जाती है? तो हीराकुंड के बारे में बात करें, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है? ये उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, उदयपुर राजस्थान। राजस्थान। तो कितने लोग हैं जो राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भोजताल, भोजताल कहाँ पर है? ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। इसे को भी याद कर लेंगे, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, सबसे बड़ी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, भोजताल। इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? सबसे बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। जो एमपी के है, जो भोपाल है, जो राजधानी है, इसमें लगभग 44%, कितना, सॉरी 40%, लगभग 40% लोगों की जो पानी की जरूरत है वो इसी से पूरी होती है। किससे होती है? जो पानी की जरूरत पूरी होती है ना, जो भोजताल झील है ना, जो भोपाल में लगभग 40% जल की आपूर्ति कौन करता है? तो भोजताल करती। कितनी? 40% जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, जो भोपाल में है। ये कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखेंगे, भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। कौन सी है? भोपाल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। निम्न में लिखित में से कौन सा एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? तो देखो, मिट्टी को क्या करते हैं? ढीला करने। क्या करने? ढीला करने। ये एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। यदि आपने प्रश्न कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा।
तो हल है क्या, हल से करते हैं, कुदाली से करते हैं, कल्टीवेटर से करते हैं, पटल से करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसे खरपतवार उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। कक्षा 8 में भी दे रखा है ये, ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं, एक कुदाली होती है जिससे बोलते हैं खुरपा, क्या बोलते हैं, खुरपा। गाँव की भाषा में खुरपी भी बोलते हैं, खुरपी। कहीं कहीं कुछ अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कुदाली। क्या बोलते हैं, कुदाली। ये ऐसी होती है, ठीक है, कुदाली, जिससे क्या है, खरपतवार हटाने का काम आती है। किसके काम आती है, खरपतवार हटाने के काम आती है। इसे क्या बोलते हैं, खुरपी। हमारे यहाँ तो खुरपी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे क्या बोलते हैं, कुदाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुदाली, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे लंबा छक्का का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम से है। तो देखो, ये क्या, खेलों से एक प्रश्न आया है। किससे आया है, खेलों से पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या है, एरवी मार्केल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एरवी मार्केल, ठीक है। IPL इतिहास में सबसे लंबा छक्का का रिकॉर्ड किसे माना जाता है, तो एरवी मार्केल। तो खेलों से भी प्रश्न पूछे गए हैं, याद करना है आपको। ISL 2020 और 2021 का चैंपियन कौन था। एक प्रश्न और खेल से पूछा गया है। तो ND के मोहन बागाना और केरल ब्लास्टर्स। ऑप्शन सी है मुंबई सिटी FC। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है गोवा FC। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन सा, मुंबई सिटी FC, ठीक है। याद रखेंगे, ISL का चैंपियन कौन था, तो कौन था, मुंबई सिटी है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेल से प्रश्न 2 पूछे गए हैं इस सेट में, ठीक है। अवलोकन विधि के माध्यम से छात्र सीख सकते हैं, ये पेडागोजी का प्रश्न है। वस्तुओं की समानता सीख सकते हैं क्या, वस्तुओं की असमानता सीख सकते हैं क्या। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, केवल दो, केवल एक, बोथ यानी एक और दो दोनों, और नाइदर, ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अब अवलोकन विधि के बारे में बात कर रहा है। अवलोकन विधि कौन सी विधि है, अवलोकन विधि के बारे में बात कर रहा है। तो अवलोकन विधि में क्या करते हैं, वस्तुओं की समानता से भी सीखते हैं, वस्तुओं की समानता और वस्तुओं की असमानता दोनों से क्या है, सीखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो समानता और असमानता, जब वस्तु होगी हमारे सामने और जो वस्तु नहीं भी होगी हम उससे भी सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन से अन्वेषण विधि का चरण नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा अन्वेषण विधि का चरण नहीं है। तो समस्या की पहचान करना नहीं है, अवलोकन और प्रयोग करना नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रशिक्षण नहीं है, क्या नहीं होगा, अब अन्वेषण विधि का कौन सा नहीं है। तो अन्वेषण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अन्वेषण विधि का चरण कौन सा नहीं है। तो अन्वेषण विधि का चरण नहीं है कौन सा, प्रशिक्षण। कौन सा नहीं है, तो प्रशिक्षण नहीं होगा। इसे अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा है तो नहीं, कौन सा हो जाएगा, प्रशिक्षण नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम हेतु भ्रमण का स्थान हो सकता है। किसके लिए, अधिगम के लिए। अधिगम माने होता है सीखना, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अर्थ माने सीखना, अधिगम माने क्या होता है, सीखना। तो सीखने के लिए कौन सा स्थान हो सकता है, तो कौन सा, स्कूल के मैदान के चारों ओर घूमना, क्या ये हो सकता है। एक संग्रहालय की यात्रा, तो देखो स्कूल के मैदान के चारों ओर घूमना, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। एक संग्रहालय, यहाँ पर वस्तुएं रखी हुई हैं संग्रहालय में, यानी म्यूजियम में वस्तुएं रखी हुई हैं, वो है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी सीखते हैं, ठीक है। तो दोनों राइट आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र सामान्यतः वर्ष के किस समय में विकसित होता है, ज़्यादा विकसित कब होता है। प्रश्न में पूछा गया है दिसंबर से फरवरी में, अप्रैल से जून में, अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में, ठीक है, मई के अंत से जुलाई की शुरुआत तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ओजोन छिद्र सामान्यतः किस समय विकसित होता है, ये होता है अगस्त के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में विकसित होता है। याद रखेंगे, अगस्त के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। चलते अगले प्रश्न पर। ICT इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ICT किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
व्यक्तिगत अधिगम के शिक्षण में, सामूहिक अधिगम के शिक्षण में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो, व्यक्तिगत अधिगम के शिक्षण में भी भूमिका निभाती है और सामूहिक अधिगम के भी शिक्षण में भूमिका निभाती है। ठीक है, आईसीटी किसकी बात हो रही है? आईसीटी की बात हो रही है। तो आईसीटी दोनों में निभाती है, 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। व्यक्तिगत अधिगम में भी, अधिगम का जो शिक्षण होता है उसमें भी आईसीटी की भूमिका होती है और सामूहिक अधिगम में भी आईसीटी की भूमिका रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में चार्ट का उपयोग करने का लाभ नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है जो कक्षा में हम चार्ट का उपयोग करते हैं उसका लाभ नहीं है। क्या नहीं है? लाभ नहीं है। बच्चों के सामने हम जो चार्ट ले जाते हैं उसका पूछ रहा है लाभ क्या नहीं है। ऑप्शन ए है ये छात्रों के बीच रुचि पैदा करता है। ये तो सही बात है, नहीं पूछा है। ठीक है, ये एक नज़र में विचार या आइडिया स्पष्ट कर देता है। जब बच्चों के सामने इस तरह का चार्ट होता है तो बच्चे उससे क्या है, जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। आकार कोई भी हो, चार्ट का कक्षा में स्थान हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ये भी देखो, आकार कोई भी हो, चार्ट कक्षा के किसी भी स्थान से हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। मान लो चार्ट ऐसा है तो इसका स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। छोटा सा चार्ट बना दिया आपने। चार्ट विचार निर्माता है। चार्ट क्या है? विचार निर्माता है। सत्य बात है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो नहीं है। आकार कोई भी हो, चार्ट कक्षा के किसी भी स्थान से हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? संभव हो सकता है क्या? आकार कैसा भी हो स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई दे जाएगा? मानो छोटे आकार का भी चार्ट बनाया आपने और बच्चों की से हमने दूर रखा है। क्या रखा है? दूर रखा है। तो बच्चों को क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? नहीं देगा ना। तो चार्ट का क्या है, एक निश्चित आकार भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो से पहला समाचार बुलेटिन किस वर्ष प्रसारित किया गया था? प्रश्न पूछ रहा है जो ऑल इंडिया रेडियो था, हमारा कौन सा रेडियो था? ऑल इंडिया रेडियो था। उसका पहला समाचार बुलेटिन किस वर्ष प्रसारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में किया गया था। ठीक है, याद रख लेंगे 1935 में। इस तरह की सन आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रतिबिंब प्रक्रिया प्रकार का पदबंध नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन एक प्रतिक्रिया प्रकार का पदबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए रेडियो की तुलना में टेलीविजन के कोई फायदे बताएं। ऑप्शन बी है अपने पालतू जानवर के प्रति अपनी भावनाओं का 50 शब्द में वर्णन करें। ऑप्शन सी है प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तैयारी का वर्णन करें। ऑप्शन डी है नीचे दिए गए स्थानों में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को बताइएगा। देखो, प्रश्न पूछ रहा है एक प्रतिबिंब प्रतिक्रिया प्रकार का परीक्षण पदबंध नहीं है। प्रतिक्रिया तो प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार कर वर्णन करें, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जिस आकलन का उद्देश्य व्यक्तिगत विविधताओं, जरूरतों और उपलब्धियों पर अधिक स्थान केंद्रित करना होता है निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? देखो, जिस आकलन का उद्देश्य, प्रश्न कह रहा है जिस आकलन का उद्देश्य जरूरतों, उपलब्धियों अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है, अधिक ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो अनौपचारिक रूप में जाना जाता है, यथार्थ आकलन के रूप में जाना जाता है, विषय परक आकलन के रूप में जाना जाता है, मानदंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी विषय परक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विषय परक आकलन के रूप में जाना जाता है। तो आज हमने पूरे 30 प्रश्न हल किए हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।